बिजनेस में या जिंदगी में भी जब हम जीतने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक रेस, एक लड़ाई, किसी और को हराकर आगे निकलना। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर जीतने का असली रास्ता लड़ना हो ही नहीं? क्या हो अगर रास्ता भीड़ से बाहर निकलने का हो? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात कर रहे हैं जो कहती है कि कंपटीशन को हराने की कोशिश ही मत करो, उसे ऐसा बना दो कि वो अप्रासंगिक हो जाए, इररेलेवेंट। इसके लिए हमने डब्ल्यू चान केम और रेनी मोबॉन की मशहूर किताब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के एक विस्तृत सारांश को खंगाला है। हमारा मिशन ये समझना है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी आइडिया कैसे अपने लिए एक बिल्कुल नया बाजार बना सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां कंपटीशन का कोई शोर शराबा हो ही नहीं। बिल्कुल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है दो महासागरों की कल्पना करना। एक है रेड ओशन यानी लाल महासागर, जो आज का बाजार है। दूसरे से लड़ रही हैं एक ही ग्राहक के लिए। नतीजा, पानी खून से लाल है, प्रॉफिट मार्जिन घट रहे हैं और हर कोई थका हुआ है। जैसे एक भीड़ भरे बाजार में एक और पिज्जा की दुकान खोलना। बिल्कुल वही। और दूसरा नीला महासागर, ब्लू ओशन, एक साफ, शांत, अनछुआ महासागर। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि इसे आपने खुद बनाया है। ये उसी भीड़ भरे बाजार में पहला डेजर्ट पिज्जा ट्रक शुरू करने जैसा है। अच्छा। आपने कंपटीशन नहीं किया, आपने एक नई कैटेगरी ही बना दी। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी ब्लू ओशन को खोजने और बनाने के तरीकों और औजारों के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो चलिए इस लाल महासागर से शुरुआत करते हैं। ये सोच इतनी आम क्यों है? मतलब ऐसा लगता है जैसे हम सब इसी तरह सोचने के लिए बने हैं। सही बात है। स्कूल में, खेल में, करियर में हमेशा यही सिखाया जाता है कि दूसरे को पछाड़ना है। यही तो पारंपरिक बिजनेस स्ट्रैटेजी का मूल है। दशकों से बिजनेस स्कूलों में यही पढ़ाया गया है कि बाजार एक युद्ध का मैदान है और आपको अपने दुश्मन यानी प्रतिस्पर्धी को हराना है। तो सारी कंपनियां एक ही पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, कोई कहता है हम सबसे सस्ता बेचेंगे, कोई कहता है हम सबसे अच्छी क्वालिटी देंगे, लेकिन सब खेल एक ही नियम से रह रहे हैं। और नतीजा ये होता है कि सब एक जैसे दिखने लगते हैं और ग्राहक सिर्फ कीमत पर फैसला करता है। वही तो। और यहीं पर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक बड़ा वैचारिक बदलाव लाती है। किताब का एक मुख्य तर्क वैल्यू इनोवेशन के इर्द गिर्द घूमता है। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, इसका असल मतलब क्या है? ये सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। बिजनेस की दुनिया हमें सिखाती है कि या तो सस्ता बेचो या बेहतर बेचो, दोनों के बीच एक को चुनना होगा। ये एक ट्रेड ऑफ है। हाँ बिल्कुल। वैल्यू इनोवेशन कहता है कि ये एक झूठी चॉइस है। असली जीनियस वो है जो पूछे हम ग्राहक को 2 गुना मजा देकर अपनी लागत आधी कैसे कर सकते हैं। वाह। ये सवाल ही खेल बदल देता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं है, ये वैल्यू में इनोवेशन है। आप एक साथ ग्राहक के लिए कुछ नया और बेहतर बनाते हैं और साथ ही साथ उन चीजों को हटा देते हैं जिनकी ग्राहक को परवाह ही नहीं है, जिससे आपकी लागत कम हो जाती है। बिल्कुल। मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण सर्क डू सोले का है। उस समय सर्कस इंडस्ट्री तो एक क्लासिक रेड ओशन थी, है ना? अरे बिल्कुल, एक तरह से मरता हुआ बिजनेस था जो टीवी और वीडियो गेम से लड़ रहा था और बस वही गिने चुने परिवारों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल सही पकड़ा। सर्कस इंडस्ट्री मर रही थी, जानवरों को लेकर विरोध बढ़ रहा था, स्टार परफॉर्मर्स बहुत महंगे थे और हर सर्कस मतलब लगभग एक जैसा ही था। तो सर्कस डू सोले ने आकर ये नहीं कहा कि हम दूसरे सर्कस से बेहतर कैसे बने। उन्होंने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। क्या सवाल था? उन्होंने पूछा हम सर्कस और थिएटर के सबसे अच्छे हिस्सों को मिलाकर एक ऐसी चीज कैसे बना सकते हैं जो पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं। और उन्होंने किया क्या फिर? उन्होंने सर्कस के सबसे महंगे हिस्सों को पूरी तरह हटा दिया। कोई जानवर नहीं, कोई स्टार रिंग मास्टर नहीं, कोई 3-3 रिंग का तमाशा नहीं। इन सबको हटाने से तो लागत बहुत कम हो गई होगी। जमीन पर आ गई और उस पैसे से उन्होंने उन चीजों को बढ़ाया जो सर्कस में नहीं थी। एक कहानी, थिएटर जैसा माहौल, कलात्मक संगीत, डांस। उन्होंने एक ऐसा अनुभव बनाया जो बच्चों के लिए नहीं था। हाँ, वो वयस्कों के लिए था। वो लोग जो थिएटर या ओपेरा देखने जाते थे और ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार थे। कमाल है। तो उन्होंने न सिर्फ एक बेहतर सर्कस बनाया बल्कि उन्होंने मनोरंजन की एक नई कैटेगरी ही बना दी। उन्होंने खेल के नियम नहीं बदले, उन्होंने खेल ही बदल दिया। एकदम। उन्होंने मुकाबला करने की जगह मुकाबले को अप्रासंगिक बना दिया। आज सर्क डू सोलेल का कोई सीधा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। वो अपने बनाए हुए ब्लू ओशन में अकेले हैं। यही वैल्यू इनोवेशन की ताकत है। ठीक है, तो सर्क डू सोलेल का उदाहरण तो जबरदस्त है, लेकिन ये उन्होंने शायद अपनी क्रिएटिविटी से कर लिया।
क्या हमारे जैसे आम लोगों के लिए या किसी सामान्य बिजनेस के लिए ऐसा सोचने का कोई व्यवस्थित तरीका है, कोई फ्रेमवर्क? हाँ, बिल्कुल है। और यही इस किताब की खूबसूरती है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल औजार भी देती है। अच्छा। इसका सबसे मजबूत टूल है 4 एक्शंस फ्रेमवर्क। ये आपको 4 सवाल पूछने पर मजबूर करता है जो आपके इंडस्ट्री की स्थापित सोच को तोड़ सकते हैं। और वो 4 सवाल क्या हैं? पहला है, क्या खत्म करें? एलिमिनेट। आपकी इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें सब मानकर चल रहे हैं लेकिन असल में ग्राहक को उनकी कोई खास परवाह नहीं है? वो चीजें जो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता है। हाँ, सर्क डू सोलेल के लिए ये जानवर और स्टार परफॉर्मर्स थे। ठीक है, समझ गया। दूसरा, क्या कम करें? रिड्यूस। कौन से ऐसे फीचर्स या सर्विसेज पर जरूरत से ज्यादा पैसा और मेहनत लगाई जा रही है जबकि ग्राहक को उससे उतनी वैल्यू नहीं मिलती? शायद आपने प्रोडक्ट को बहुत जटिल बना दिया है। और तीसरा चौथा इसके उलट होंगे। बिल्कुल। तीसरा है, क्या बढ़ाएं? रेज। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें इंडस्ट्री ने नजरअंदाज किया हुआ है लेकिन उन्हें बढ़ाकर ग्राहक अनुभव को आसमान पर पहुंचाया जा सकता है? जैसे सर्क डू सोलेल के लिए कलात्मकता और थिएटर का माहौल था। सही। और आखिरी चौथा सवाल है, क्या नया बनाएं? क्रिएट। ऐसी कौन सी नई चीज या वैल्यू है जो आज तक इंडस्ट्री में किसी ने दी ही नहीं? अरे ये तो बिजनेस चलाने के तरीके को देखने का चश्मा ही बदल देता है ना? अब तक सब एक ही रेस में भाग रहे थे और ये फ्रेमवर्क कह रहा है कि भाई अपना रेस कोर्स खुद बनाओ। इसे एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचकर देखें। शायद आप महंगा फाइन डाइनिंग डेकोर कम कर दें। रिड्यूस। मेन्यू से 50 चीजें हटाकर सिर्फ 5 बेहतरीन डिश रखें। एलिमिनेट। लेकिन अपनी डिलीवरी स्पीड और पैकेजिंग क्वालिटी को इंडस्ट्री में सबसे बेहतर बना दें। रेज। और साथ में एक शेफ एट होम किट लॉन्च कर दें जो किसी और ने नहीं की। क्रिएट। वाह, अचानक आप बाकी रेस्टोरेंट से मुकाबला ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो ये 4 एक्शंस फ्रेमवर्क एक तरह से दिमागी कसरत है, लेकिन इस कसरत का नतीजा दिखता कैसे होगा? मतलब आप कैसे जानेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं? मुझे लगता है यहीं पर वो दूसरा टूल स्ट्रैटेजी कैनवस काम आता होगा, है ना? बिल्कुल सही। स्ट्रैटेजी कैनवस एक तरह का विजुअल डायग्नोस्टिक टूल है। आप एक ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर आप वो सारे फैक्टर्स लिखते हैं जिन पर आपकी इंडस्ट्री मुकाबला करती है, जैसे कीमत, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड। और वाई एक्सिस पर आप दिखाते हैं कि हर कंपनी इन पर कितना निवेश करती है। हाँ, कम या ज्यादा। अब रेड ओशन में ज्यादातर कंपनियों के ग्राफ की लाइनें एक दूसरे पर चढ़ी होती हैं। जैसे पकी हुई स्पैगेटी का गुच्छा। बिल्कुल, सब एक ही चीज पर थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। आपका लक्ष्य है एक ऐसा ग्राफ बनाना जिसकी लाइन या कर्व बाकियों से बिल्कुल अलग हो। जैसे सर्क डू सोलेल का ग्राफ। हाँ, उनका ग्राफ पारंपरिक सर्कस के ग्राफ से एकदम अलग दिखता है। जहां पारंपरिक सर्कस जानवरों पर बहुत ज्यादा निवेश करते थे, सर्क डू सोलेल का ग्राफ वहां 0 पर है। और जहां पारंपरिक सर्कस का कलात्मक संगीत पर निवेश कम था, सर्क डू सोलेल का ग्राफ वहां आसमान छू रहा है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि आप भीड़ का हिस्सा कहाँ है और अलग कहाँ हो सकते हैं। ये कमाल है। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही काम नहीं करता। यही काम वाइन इंडस्ट्री में कैसला वाइन्स ने अपने ब्रांड येलो टेल के साथ किया। अरे हाँ, वाइन की दुनिया तो और भी ज्यादा परंपरावादी और जटिल रेड ओशन थी। बहुत ज्यादा। लोग वाइन के साल, अंगूर की वैरायटी, वाइन यार्ड का नाम, इन सब पर बहुत ध्यान देते हैं। बहुत जटिल है। और येलो टेल ने आकर इसी जटिलता को खत्म कर दिया। एलिमिनेट। कोई पुराना साल नहीं, कोई जटिल नाम नहीं। उन्होंने वाइन को डराने वाली चीज से निकालकर एक मजेदार, आसानी से पी जाने वाली ड्रिंक बना दिया। क्रिएट। उनकी बॉटल का लेबल भी बहुत सरल और रंगीन था। हाँ। नतीजा, उन्होंने उन लाखों लोगों के लिए एक नया बाजार बना दिया जो वाइन पीना तो चाहते थे पर उसकी जटिलता से डरते थे। उनका स्ट्रैटेजी कैनवस पारंपरिक वाइन ब्रांड से बिल्कुल अलग दिखता था। और ये मुझे एक बहुत ही दिलचस्प विचार पे लाता है जिसका जिक्र सारांश में है। सिर्फ मौजूदा ग्राहकों पर नहीं बल्कि नॉन कस्टमर्स पर ध्यान दें। एक मिनट, ये तो बिजनेस की हर सीख के खिलाफ जाता है। कंपनियां तो अपने मौजूदा लॉयल ग्राहकों को खुश रखने में इतना पैसा लगाती हैं। सही बात है। उन लोगों के पीछे जाना जो आपको जानते तक नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुआ लगता है। ऊपरी तौर पर ये जुआ लगता है, लेकिन लेखक तर्क देते हैं कि यही ब्लू ओशन का सबसे बड़ा राज है। रेड ओशन में हर कोई ग्राहकों के एक ही छोटे से तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो तालाब सिकुड़ता जा रहा है। बिल्कुल।
नॉन कस्टमर्स वो विशाल अनछुआ महासागर हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आपकी इंडस्ट्री ने कभी अपना ग्राहक माना ही नहीं। किताब में उन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। वो 3 स्तर कौन से हैं? पहले वो हैं जो जल्द ही नॉन कस्टमर बनने वाले हैं। वे आपकी इंडस्ट्री से थोड़ी बहुत खरीदारी करते हैं, लेकिन मजबूरी में, और बेहतर विकल्प मिलते ही भाग जाएंगे। ठीक है। दूसरे वो हैं जो आपकी इंडस्ट्री को जानते हैं लेकिन जानबूझकर उससे दूर रहते हैं। शायद उन्हें आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा लगता है या बहुत जटिल, जैसे येलो टेल वाले नॉन कस्टमर्स। बिल्कुल। और तीसरे वो हैं जिन्होंने कभी आपकी इंडस्ट्री के बारे में सोचा ही नहीं। अगर आप इन 3 समूहों में से किसी एक की भी समस्या को हल कर पाते हैं तो आप एक ऐसी डिमांड को अनलॉक कर देते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। ठीक है, अब सूर्य साफ हो रही है। आपके पास एक मजबूत आइडिया है। आपने 4 एक्शंस फ्रेमवर्क और स्ट्रेटजी कैनवस का इस्तेमाल किया है और आपने नॉन कस्टमर्स को ध्यान में रखकर एक नया बाजार खोज लिया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी भी बेकार है अगर उसे सही से लागू न किया जाए। असल दुनिया में ऑफिस की राजनीति, बजट की कमी और वो हमेशा से ऐसा ही होता आया वाली सोच, वो किसी भी अच्छे आइडिया को मार सकती है। आपने सबसे बड़ी बाधा की बात की है जिसे अमल यानी एग्जीक्यूशन के बाधा कहते हैं। हाँ, और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज पर बहुत ध्यान देती है। एक क्रांतिकारी विचार को संगठन के अंदर ही सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग बदलाव से डरते हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए? इसके लिए किताब ने फेयर प्रोसेस के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया गया है। ये मैनेजमेंट साइकोलॉजी का एक बहुत शक्तिशाली विचार है। फेयर प्रोसेस? इसका मतलब है कि लोग किसी फैसले के नतीजे को तब स्वीकार कर लेते हैं जब उन्हें लगता है कि फैसला लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष थी, भले ही नतीजा उनके हक में ना हो। ये तो किसी भी रिश्ते जैसा है, चाहे ऑफिस हो या घर। अगर लोगों को लगता है कि प्रक्रिया में ईमानदारी थी, उन्हें सुना गया, तो वो नतीजा स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल। इसके 3 स्तंभ हैं। पहला है एंगेजमेंट, मतलब फैसले लेने की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करें, उनकी राय लें, उनके डर को सुनें। इससे उन्हें महसूस होता है कि उनकी आवाज मायने रखती है। हाँ। दूसरा है एक्सप्लेनेशन, उन्हें समझाएं कि आखिरी फैसला क्यों लिया गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब लोग वजह समझते हैं तो वे बदलाव को ज्यादा आसानी से अपनाते हैं। और तीसरा है एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी। एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी? साफ साफ बताएं कि नए बदलाव के बाद किसकी क्या भूमिका और जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो लोग सिर्फ मजबूरी में काम नहीं करते, बल्कि दिल से उस बदलाव का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तो तब काम करेगा जब लोग सहयोग करने को तैयार हों। पर कई बार असली रुकावटें कुछ बड़े मैनेजर या प्रभावशाली लोग होते हैं, या फिर कंपनी के पास नए आइडिया के लिए पैसा ही नहीं होता। इन बड़ी बाधाओं का क्या? इन बड़ी पहाड़ जैसी बाधाओं के लिए लेखक टिपिंग पॉइंट लीडरशिप का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। टिपिंग पॉइंट लीडरशिप? इसका मूल विचार ये है कि किसी भी संगठन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ गिने चुने प्रभावशाली लोगों, विचारों या कामों पर अपनी पूरी ताकत लगानी होती है। अच्छा। एक बार जब आप उन्हें मना लेते हैं तो बदलाव एक महामारी की तरह अपने आप फैल जाता है। मतलब पूरे संगठन को एक साथ धकेलने के बजाय सही लीवर पर दबाओ। एकदम। किताब इसे 3 तरह की बाधाओं को दूर करने में मददगार बताती है। पहली है सोच की रुकावट। जब टीम को लगता ही नहीं कि बदलाव जरूरी है, सब ठीक तो चल रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ टिपिंग पॉइंट लीडरशिप कहती है कि उन्हें आंकड़े मत दिखाओ, उन्हें हकीकत का सामना कराओ, उन्हें सीधे उन दुखी ग्राहकों से मिलवाओ। अच्छा। दूसरी बाधा है संसाधनों की कमी, यानी पैसा या लोग नहीं है। यहाँ आप अपने सीमित संसाधनों को उन जगहों पर लगाएं जहां सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बाधा है मोटिवेशन की कमी। जब लोगों का दिल ही नहीं करता। हाँ, यहाँ आप उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। उन्हें किंग पिन कहा गया है। अगर आपने इन कुछ लोगों को जीत लिया तो बाकी लोग अपने आप साथ आ जाएंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ बिजनेस के लिए कुछ टूल्स का सेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोचने का एक पूरा नया तरीका है। ये लड़ने से ज्यादा बनाने पर जोर देती है। ये सिखाती है कि बाजार की सीमाओं को पत्थर की लकीर ना मानो, उन्हें फिर से बनाओ। हाँ, इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपको कम लागत और अलग पहचान में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। वो एक झूठा चुनाव है। बिल्कुल। वैल्यू इनोवेशन के जरिए दोनों को एक साथ हासिल किया जा सकता है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां आप खेल के नियम बदलने वाले बन जाते हैं, न कि सिर्फ नियमों का पालन करने वाले।
आप एक ऐसा खेल बना रहे हैं जिसमें आप ही अकेले खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार मन में आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। हम बिजनेस में हमेशा ये पूछते हैं कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों को कैसे हरा सकते हैं, लेकिन क्या ये सवाल पूछना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री की कौन सी मान्यताएं इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब कोई उन पर सवाल ही नहीं उठाता, और अगर हम उन मान्यताओं को ही तोड़ दें तो क्या होगा?